क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर आज रिजर्व बैंक ने रखी है वो शायद 20वीं सदी में आए सबसे बड़े आर्थिक संकट से ज्यादा बड़ी तस्वीर मौजूदा वक्त में दुनिया के सामने अगर उभर रही है तो भारत भी उससे अछूता नहीं। दोस्तों, आज उन लोगों की बात होगी जिन्होंने तालियां बजाई, जिन्होंने थाली बजाई, जो बालकोनी में खड़े होकर दिए जला रहे हैं। लेकिन आज जिक्र हम सिर्फ भारत के उस मिडिल क्लास सोसाइटी का करना चाह रहे हैं जिसने थाली बजाई है, दिया जलाया है। 5 लाख रेस्तरां इस देश में रजिस्टर्ड तौर पर हैं, जिसमें काम करने वाले तकरीबन 2 करोड़ लोगों के सामने मुश्किल यह है कि अब वह कैसे उनकी जिंदगी चलेगी। यह एक संकट है, वो कैसे भरपाई होगी, क्योंकि जो होटल चलाते हैं उसमें तकरीबन 92% होटल चलाने वाले लोग ऐसे हैं जो कि एक लिहाज से किराए की इमारत लेते हैं जहां पर वो होटल चलाते हैं। उनकी टोटल आय का 20% वो किराए में दे देते हैं, जो मौजूदा वक्त में मान लीजिए किराया माफ भी हो गया, लेकिन ये पटरी पर जब चीजें आएंगी तो उसको लौटाना होगा, जो उनके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट्स में सरकार की भागीदारी किस रूप में होगी, यह तभी सवाल उठ सकता है जब सरकार के पास पूंजी हो। रिजर्व बैंक के पास इस देश में पूंजी हो, नहीं है पूंजी। और यह मुश्किल हालात में बार बार इस देश के भीतर का संकट है कि अलग अलग सेक्टर में नौकरी जा रही है। जिस रेडियो और टेलीविजन के जरिए, राष्ट्रीय न्यूज चैनलों के जरिए और दूरदर्शन के जरिए प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कम से कम जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉइज का ध्यान दे, नौकरी से ना निकाले, उन्हें पूरा पेमेंट करे, उन्हीं के मातहत काम करने वाला जो ऑल इंडिया रेडियो है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ने जितने दिन काम किया उतना पैसा मिलेगा, बाकी दिन नहीं मिलेगा। इस बात का खुले तौर पर जिक्र है, कर दिया गया। यानी मतलब साफ है कि एक संकट है और ये कहने की बात है, और इसमें मिडिल क्लास के बारे में जिक्र किया नहीं जाता है। जो पहला पैकेज था वह 1,76,000 करोड़, उसके जरिए इस देश के 80 करोड़ उस तबके का जिक्र था जो गरीब है, गरीबी की रेखा से नीचे है। आने वाले वक्त में जो पैकेज आएगा वो कॉर्पोरेट के लिए आएगा। आज जो पैकेज आया इसका हम जिक्र करेंगे और बताएंगे इस पैकेज का कोई महत्व भी है या नहीं है, जो आज रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है। लेकिन होटल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है वेजिटेबल इंडस्ट्री, नॉन वेज इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, फ्लावर, सब जुड़े। और तकरीबन इस देश में जो खप जाता है इन होटलों में, तकरीबन वह 12 से 18% माल उसमें खप जाता है, जो कि एक लिहाज से रुका हुआ है। इस रुकी हुई परिस्थिति में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद, जो कि एक लिहाज से हॉट जोन है वायरस को लेकर। यहां पे सारी चीजें ठप पड़ी हुई है। इन जगहों पर काम करने वाले होटलों के भीतर की तादाद जो है ओवरऑल, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जो दिहाड़ी पे हैं, जो पूर्ण रूप से काम करते हैं, इन सबको मिला दीजिएगा तो तकरीबन 80 लाख लोग सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, जिनके सामने आज की तारीख में कोई काम नहीं है। नहीं पता है कि उस इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जाएगा, क्योंकि हमारे सामने यह भी एक सवाल है कि जिस वायरस को लेकर समूची दुनिया चिंता व्यक्त कर रही है उसका अंत होगा कैसे, यह अभी नहीं पता है, या कितने दिन तक चीजें चलेगी यह भी नहीं पता है। अब अगला सवाल यह है कि इसके ठीक समानांतर इस देश के भीतर में अगर सरकार खुद मान रही है एक्सपोर्ट ग्रोथ 35% नीचे आ गया है, रुपए डॉलर के मुकाबले और महंगा हो गया है, रुपया की कीमत और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम हो गई है, तकरीबन इस दौर में लगभग 4.5%। जो स्टॉक मार्केट है उसकी अपनी पूंजी लगभग 23% कम हो गई है। इस दौर के भीतर के झांक कर जब देखिएगा तो तकरीबन $10 बिलियन जो था सिर्फ वो ऑयल इंपोर्ट पे असर पड़ा है, 15% नीचे चला गया है। इसके अलावे जो ज्वेलरी बाहर जाती थी, स्टोन्स जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जाते थे, मशीनरी थी, केमिकल थी, सब पे असर पड़ा है। इतना ही नहीं, यहां कहते टेक्सटाइल पे सबसे बड़ा असर पड़ा है। इतनी बड़ी तादाद में अलग अलग जगहों पर जो लोग काम कर रहे थे, चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हो, चाहे वो रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, किसी भी यूनिट में जोड़ लीजिए। यहां पर आज हम जिक्र कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का नहीं कर रहे हैं, उस मिडिल क्लास का कर रहे हैं जिनकी तादाद इस देश में पूर्ण रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा पाए हुए तकरीबन 2 करोड़ है। और मिडिल क्लास में से इस 2 करोड़ के अलावे तकरीबन 1,20,00,000 लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो इस मिडिल क्लास के दायरे में आते हैं। इन सब के सामने संकट आ रहा है। और इस दायरे में जरा समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार ने आज क्या कहा, रिजर्व बैंक ने क्या कहा। रिजर्व बैंक ने कहा कि हम लगभग 50,000 करोड़ का एक पैकेज दे रहे हैं। उन्होंने कहा नाबार्ड को देंगे 25,000 करोड़, सिडबी को देंगे
15,000 करोड़, एनएचबी को देंगे 10,000 करोड़। समझने की कोशिश कीजिए। नाबार्ड की स्थिति यह है इस देश में। नाबार्ड का मतलब होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसके मातहत 1 साल के भीतर में जितने किसानों से यह संपर्क बनाता है या जितनी योजनाओं से संपर्क बनाता है, अगर हर योजना को और हर किसान के हिस्से में अगर 2-2 हजार रुपए आ जाएं, तो मान लीजिए ये 25,000 करोड़ रुपए खप जाएंगे। ये स्थिति है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आती है नाबार्ड की, सालाना रिपोर्ट, आपको मौका मिले तो आप जाकर देखिए उन सरकार की साइट पे, और आप समझ जाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में सरकार नाबार्ड के जरिए इस देश में काम करती है और उस काम को करने के दौरान सरकार कितना पैसा देती रही है। जितनी योजनाओं को सरकार इंप्लीमेंट कराती रही है, अगर इस देश में आजादी के बाद से एवरेज निकाला जाए, और यह तो 80 के दशक में नाबार्ड बना है, उसके बाद की परिस्थितियों को भी देखें तो कमोवेश जितनी योजनाएं हैं, हर योजना को लेकर 2 से 2.5 हजार के भीतर ही देने में यह नाबार्ड के 25,000 करोड़ रुपए खप जाएंगे। इससे कौन सी योजना का भला होगा, किस रूप में होगा? इसका एक उदाहरण इस रूप में समझ लीजिए कि सिर्फ डेयरी इंडस्ट्री में ठीक जनवरी और फरवरी के महीने में इस देश के लगभग 2,000 लोगों को जो पैसा दिया गया, वो पैसा था 185 करोड़। 185 करोड़ रुपया सिर्फ एक महीने में दिया गया था उसमें। अब पूरे साल के हिस्से में सिर्फ ये डेयरी प्रोडक्ट को लेकर जिक्र हम कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हर योजना को जिक्र आप करने लगेंगे तो एक उलझन ये आ जाएगी कि अच्छा, ऐसी स्थिति में इस 25,000 करोड़ का मतलब क्या है? ठीक इसी तरीके से जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक यानी सिडबी है, जिसको 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसके भीतर एमएसएमई भी आता है। एमएसएमई का बड़ा साफ मतलब है कि जो मंझोले और छोटी इंडस्ट्री होती है उसको इस दायरे में रखा जाता है। यहां पर यह भी आपको समझना होगा कि दरअसल इनकी कितनी बड़ी तादाद है। 6 करोड़ 30 लाख लगभग इसके दायरे में सिर्फ एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। यानी 15,000 करोड़ को अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा एमएसएमई के मातहत आने वाले 6 करोड़ 30 लाख से, तो वही हर के हिस्से में सिर्फ 2,000 रुपए आएंगे। एमएसएमई के तहत 2.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की जो पूंजी होती है, उसके जरिए ये पूरी इंडस्ट्री चलती है। लेकिन वहां का संकट नया ये है कि आप उसको डेवलप कैसे कर पाएंगे, यह कोई नहीं जानता है। इसका दूसरा संकट यह है कि जो एनएचबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, इसको 10,000 करोड़ रुपए दिए गए। इसके मातहत जितने प्रोग्राम्स हैं, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। इन तीनों क्षेत्र को लेकर सरकार कितनी योजनाओं में कितना पैसा दे सकती है और कितनी देती आई है, और इससे पहले की सरकारों ने कितना दिया है, उसको जब आप एक बेसलाइन खींचते हैं तो आपको जान के हैरत होगी कि हर के हिस्से में 1,000 से 2,000 रुपए के अलावे किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर इस देश में समाजवाद मान लिया जाए कि ये लोग समाजवादी तरीके से सबको पैसा देंगे, क्योंकि संकट तो सब पर आया है, तो उनके दायरे में वह चीजें आती ही नहीं है। अब यहां पर सवाल है कि अगर इस स्थिति में मिडिल क्लास हमारे सामने आकर खड़ी है और उसको लेकर कोई सोच जारी हो नहीं पा रही है, तो फिर वो क्या करेंगे? क्योंकि मिडिल क्लास ही हमारा वो है जिसको लग्जरी में रहने की आदत है, जो सही मायने में कंज्यूमर है। जो गरीब है, जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसको तो कोई लग्जरी नहीं चाहिए, वो तो गांव में रह लेगा। और सरकार उनके लिए जो अनाज की, और देश में अनाज की कमी नहीं है। एफसीआई के गोडाउन में 60 मिलियन टन पड़ा हुआ है। इस बार भी अच्छी खेती होगी, मानसून भी ठीक ठाक आ रहा है, पेट भर जाएगा। लेकिन वो मिडिल क्लास खेत में जाकर काम करने की स्थिति में नहीं है, मजदूरी करने की स्थिति में नहीं है, सब्जी बेचने की स्थिति में नहीं है, किराना दुकान खोलने की स्थिति में नहीं है। उस मिडिल क्लास में जो रोजगार करने वाले लोग थे, उनके जरिए चीजें कैसे चलेगी? क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाला प्रोडक्ट को खरीदने वाला व्यक्ति जो था उसी मिडिल क्लास का था, जिस मिडिल क्लास के सामने संकट आने वाला है कि उसके पास पैसा कहां बचेगा। और जो पैसा बचा हुआ है, और खुद इस बात को कहा जा रहा है कि लंबे समय की बचत खत्म हो सकती है, ये इंडिकेशंस अलग अलग एजेंसीज का है, तो वो क्या करेगा? उसके सामने संकट क्या? रिजर्व बैंक इन बातों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? हमको लगता है इसका सबसे बढ़िया एनालिसिस इस सरकार को लेके इसी बात से किया जा सकता है कि आज सरकार ने कहा G20 में जितने भी देश हैं उनकी तुलना में हमारी स्थिति अच्छी है। G20 का मतलब जान लीजिए, इसमें जो 20 देश आते हैं उसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान
मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और ब्रिटेन, और उसके अलावा चाइना और इंडिया है, और इसके अलावा एक यूरोपियन यूनियन है। ये G20 बनता है। ये पूरे दुनिया को अगर इसमें मिला दीजिएगा तो तकरीबन 436 करोड़ लोग इसमें समा जाते हैं। एक लिहाज से एक दुनिया ही है ये। लेकिन जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि अगर चाइना और इंडिया को उसमें से निकाल दीजिए, भारत की पॉपुलेशन 138 करोड़, चाइना की पॉपुलेशन 143 करोड़, और बाकी पूरे 18 कंट्रीज विद यूरोपियन यूनियन की जनसंख्या जो है वह तकरीबन 155 करोड़ है। तो इसका मतलब है कि G20 में हमारी हैसियत जो है जनसंख्या के लिहाज से बहुत ज्यादा है। अब इसके भीतर घुसिए कि इकोनॉमी क्या कहती है, जिस G20 का जिक्र किया जा रहा है। इस G20 में भारत की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। आपको यह जानना चाहिए। सरकार के आंकड़ों का जिक्र आज हम इससे हटकर इसलिए कर रहे हैं, आज हम IMF का आंकड़ा बता रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपने आंकड़ों के लिए आज IMF की रीडिंग को बताना शुरू किया है कि हमारी GDP कैसे बढ़ जाएगी। IMF कहता है कि 2020 में मार्च के महीने में भारत में पर कैपिटा इनकम जो है सालाना जो 2020 की है वह $9,027 है। आप कहेंगे $9,027 का मतलब क्या हुआ? $9,027 का मतलब हुआ 6,90,204 रुपए। यह सालाना आय प्रति व्यक्ति आय है। इसको जब आप महीने में कन्वर्ट करते हैं तो एक महीने में आय हुई 57,570, और प्रतिदिन में कन्वर्ट करते हैं तो प्रतिदिन की आय हुई 1,917 रुपए। और इस देश के 80 करोड़ लोगों की आय जो है वह तकरीबन 20 रुपए पर ही आकर टिकती है। 20 से 30 रुपए प्रतिदिन पर आती है, और यहां प्रतिदिन 1,917 रुपए। इसका मतलब जो बात हम लोग बार बार कहते हैं कि इस देश के सिर्फ 1% लोगों के पास इस देश का 67% संसाधन और पूंजी है, यही असमानता है। यहां पर एक इंडिकेशन दिमाग में रखिएगा। वायरस के संकट के बाद के भारत की स्थिति में GDP जो बतलाया गया है